आखिर गट हेल्थ होती क्या है? वो सिर्फ डाइजेशन पे नहीं इम्पैक्ट करता, वो हमारी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट करता है, हमारे मूड पे डिपेंड करता है। गट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया होते हैं। इनका क्या रोल होता है हमारे गट में? आप जान के शॉक हो जाओगे कि जो डाइजेशन लेता है, हमारी 80% हमारी एनर्जी डाइजेशन लेता है। बेसिक कॉज क्या है हमारी डेली लाइफ में जिससे कि एसिडिटी होती है? जो खाना ज़्यादा प्रोसेस हुआ है, ज़्यादा स्टेप्स में या फैक्ट्रीज में ज़्यादा उसमें बना हुआ है। बेस्ट डाइट क्या होगी हमारे गट को हेल्दी रखने के लिए? रेनबो फ्रूट्स होने चाहिए, रेनबो आपकी वेजिटेबल्स होनी चाहिए। जिनकी गट हेल्थ खराब होती है वो ड्रिंक में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ कंज्यूम करते हैं? और मुझे हंसी आ रही है कि वो लोग पानी ही नहीं पीते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट कैन रिवर्स योर डिजीज। मैंने उसको पूछा कि तुम स्टूल नहीं पास कर रही हो? कहती वो तो मुझे 25 साल हो गए, मैं कभी मैं चौंक गई जब उन्होंने मुझे बताया कि 25 साल से उन्होंने स्टूल नहीं पास करा। क्या हो अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हो, या तो आप स्ट्रेस में चले जाएंगे या फिर आप भगवान से बोलेंगे भगवान इससे अच्छा हमको उठा ले। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, उसके बाद उन बीमारियों से लड़ते हैं, खुद ठीक होते हैं और उसके बाद इस दुनिया में हजारों लोगों को ठीक करने में हेल्प भी करते हैं। उनमें से ही एक ऐसे मेहमान हमारे साथ है ट्विंकल कंसल मैम, जो कि एक होलिस्टिक हेल्थ वेलनेस कोच है और जिनको लगभग 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। ट्विंकल मैम जो है पिछले 20 सालों से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रही है, जैसे कि लो बीपी, स्लिप डिस्क या गट इश्यूज से ग्रस्त रही है। लेकिन उसके बाद इन्होंने इन बीमारियों को समझ के इनको एनालिसिस किया और फिर घर पर रहकर ही बिना किसी मेडिकेशंस के, बिना किसी सर्जरी के इन सबको ठीक किया और आज यह लाखों लोगों को भी इस तरह की बीमारियों से उभरने में मदद कर रही है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम उनसे उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, गट के बारे में या इस तरह की जो लाइफस्टाइल बीमारियां होती है क्यों होती है, आखिर क्या गलतियां हम लोग अक्सर अपने खान पान में, रहन सहन में, बोल चाल में करते हैं जिससे कि इस तरह की बीमारियां हमारे घर में घुस जाती है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच अंकुर जी। मैम जर्नी ही जानना चाहता हूँ क्योंकि शूट से पहले हम लोग बातें कर रहे थे 20 साल तक इतनी सारी गंभीर बीमारियां और उसके बाद फिर उनसे ठीक होना, ठीक होकर फिर लोगों को भी ठीक करना, थोड़ा सा अटपटा लगता है सुनने में। तो सबसे पहले आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ मैं, कैसी रही है? तो मैं हमेशा एक होम मेकर रही हूँ और हिंदू फैमिली में, जैसे कंजर्वेटिव फैमिली में होते हैं कि अब बच्चे पालना है, घर शादी हो गई है और अपनी जिम्मेवारियां संभालनी है, तो इन सब चीज़ों में मैं गुम सी गई थी जैसे को, और मैंने अपने आप को इग्नोर काफ़ी करा। इग्नोर करते करते मैंने सोच लिया कोई बात नहीं, अब पेन किलर्स खा लेते हैं, कभी किसी पेन किलर ले लिया, कभी कुछ ले लिया। पर जब बीमारियां ख़त्म नहीं हुई, पेन किलर्स ख़त्म नहीं हुए, तो मैं एकदम निराश हो गई। निराश होके इवन डिप्रेशन में भी चली गई कि क्या ये ज़िंदगी बन गई है कि बस दवाइयाँ, डॉक्टर और फिजियोथेरेपी ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी है। तो फिर मैंने अपनी बॉडी को खुद लैब बनाया, खुद अपने आप एक्सपेरिमेंट करा, पढ़ाई करी। मैंने न्यूयॉर्क से 1 ईयर अपना पूरा कोर्स करा, अपना सीखा, और फिर मैंने जब अपने आप को देखा कि क्या क्या कमियां हैं इस सिस्टम में और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक ही नहीं कर सकते, मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई करने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि हम सब इतना बिजी रहते हैं कि हमें टाइम नहीं होता कि बहुत लंबी चौड़ी चीज़ों पे करते रहे। बिल्कुल। तो इसको बहुत सिंप्लीफाई करा, प्रैक्टिकल बनाया कि जो आमतौर हम अपनी ज़्यादातर आजकल वुमेन इस प्रॉब्लम्स में ज़्यादा जूझ रही हैं और अपने आप को एक बेचारी समझ के और एक्सेप्ट कर लेती हैं डिजीज़ को, तो उनके लिए मैंने सिंप्लीफाई करे सॉल्यूशंस कि हीलिंग हमारी खुद के अंदर है। हम हमेशा बाहर ढूंढते हैं, बट वी हैव टू कम बैक टू अवर होम, टू अवर सेल्फ। तो वैसे कितनी, मतलब कौन क्या बीमारियां, आपको क्या लगा, ऐसी कौन सी डिजीज थी जिनसे आप ग्रस्त हो गई जिसके बाद आपको लगा कि यार ये तो जो है मुझे इसे खुद ही ठीक करना पड़ेगा? तो मैं जब नहीं ठीक, मैं जब सुबह उठती तो मुझे बहुत पेन होता, बैक एक होता, नेक एक होता, स्टिफनेस होती, इधर उधर करवट लेती और फिर बड़ा मुश्किल से बिस्तर से उठती। और जब डॉक्टर पास गई तो डॉक्टर ने बोला एमआरआई करा लीजिए मिसेस कंसल। एमआरआई अब डॉक्टर बोलता है तो आप जरूर करवाते हो। तो जब डॉक्टर ने एमआरआई कराई तो फिर दोबारा से उनको दिखाने गई तो कहते ओहो अब आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी।
अरे तो जब डॉक्टर ऐसे कह देता है, समझ नहीं आता कि रोऊं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जी। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे हुआ क्या है? कहते स्लिप डिस्क हुआ है। बाकी लोगों को एक जगह होता है, आपको दो जगह है, नेक में भी है, लोअर बैक में भी है। अरे और समझ नहीं आया उस सिचुएशन में कि डॉक्टर को थैंक यू बोलूं क्या करूं। उन्होंने बोला इस टेम्परेरी आप इस मेडिसिन पे चले जाइए, ये फिजियोथेरेपी कर लीजिए। हाँ। तो करती रही ट्राई, एक डॉक्टर नहीं, दूसरा डॉक्टर, दूसरा नहीं, तीसरा, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस ढूंढती रही डॉक्टर्स के लैब्स पे या हम्म। मेडिसिन्स की शॉप्स पे। हम्म। पर पता चला हर सॉल्यूशन हमारे अंदर है, हम्म। हमारी किचन में है, हमारी बॉडी में है, और ओके। वहाँ पे कोई गाइड नहीं करता। और वही मैं सबको अब इसी की गाइड के लिए कि नाउ आई वांट टू रिमाइंड यू जी। कि हमारी हीलिंग हमारे अंदर है, बिल्कुल। उसको कैसे एक्टिवेट करना है, वही मैं स्पेशलाइज करती हूँ, ओके। वही मेरा पैशन है अब। ओके। अभी कुछ एक शब्द आता है गट हेल्थ को लेकर के, जब हम बातें करते हैं तो आज से अगर 6-7 साल पहले आप जाए तो गट हेल्थ के बारे में ज़्यादा कोई जागरूकता अवेयरनेस थी नहीं। और अभी इंटरनेट की वजह से ये गट हेल्थ, हमारा सेकंड ब्रेन है, ये सब चीज़ें, इस तरह के वर्ड जो उभर के सामने आ रहे हैं, और लोगों के सामने भी है कि एक हेल्थ और होती है जिसे गट हेल्थ कहा जाता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो आप भी गट हेल्थ पर जो है बहुत सारा काम करती है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि अगर व्यूअर्स को आसान भाषा में हम समझाएं कि आखिर गट हेल्थ होती क्या है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गट हेल्थ समझ हमें आने लगी है, बट हमारे एंशियंट आयुर्वेदा में बहुत पुराने टाइम से है था, अच्छा। और जिसको हम अग्नि भी बोलते हैं। और अच्छा। उसमें लिखा हुआ है कि आपकी अगर अग्नि सम है तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी और आप लंबे जीवन जी सकोगे। जी। और हम इतने मॉडर्न साइंस में इन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाए हैं। हम्म। और गट आपने ठीक पकड़ा है, गट एक सेकंड ब्रेन है बट फर्स्ट हीलर है। हम्म। गट ही है जो हमारे फूड को फ्यूल में कन्वर्ट करता है, हमारे थॉट्स को बैलेंस में कन्वर्ट करता है, हम्म। और हमारे को अपने को अंदर से हमारे साथ जोड़ता है, हमारे इमोशंस को, हमारे पीस को, हमारे पर्पस को। ओके। तो क्या लगता है आपको आज के ज़माने में, या जो 21वीं से आजकल बहुत खान पान बहुत सारा हमारा बदल गया है, रहन सहन बदल गया है, आपके अनुसार क्या लगता है कि मैक्सिमम लोगों की आज गट हेल्थ सबसे खराब मिलती है? आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके रीजंस बहुत सारे हैं। जो हमारा आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया है, हमारी जो हैबिट्स हो गई हैं, हमारा उठने का टाइम हो गया, हमारा सोने का टाइम हो गया, और हम बड़ा कॉमनली हर हर एक बात में बोल देते हैं कि हमें स्ट्रेस है। हम्म। और फिर हमें फटाफट हमें भूख लगती है तो हम कोई ना कोई पैकेट फूड खोल लेते हैं, और हमें लगता है कि हम उसको खा लें, या फिर इंस्टेंट फूड आजकल बहुत आ गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सब चीज़ों हमारी जो गट को ख़राब कर रही हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा आजकल का मॉडर्न बन गया है, और हम इन सबको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं कि नहीं, हमारे पास कहाँ टाइम है, कहाँ हम खाना बनाएंगे, हुँ। घर का खाना कितना बोरिंग है, हुँ। बाहर के फूड्स क्यों हमें इतने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, क्योंकि उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स डले हुए हैं कि वो हमें एडिक्ट कर रहे हैं। ओके। आप कोई पिज़्ज़ा की ऐड देखोगे तो आपको तभी मन करता है कि अभी ऑर्डर कर लें। क्यों बिल्कुल। ऑर्डर कर लें? क्योंकि उसमें इतना इन्होंने साइकोलॉजिकली प्ले करते हैं हमारे माइंड के साथ कि हमें फटाफट तुरंत ऑर्डर करने का मन कर जाए। और हम ओके। माइंडलेसली हम खाना खाते जा रहे हैं, हम स्क्रॉल करते जाते हैं अपने मोबाइल को और खाना हुँ। खाते जा रहे हैं। वी आर नॉट माइंडफुल। हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, हुँ। और हम वहाँ पे खाना ही नहीं प्रॉपरली चबा रहे हैं, और हम जस्ट पानी के साथ या कोक के साथ या चाय कॉफ़ी के साथ खाने को निगलते जा रहे हैं। हाँ। सो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है कि जहाँ पे हम माइंडफुलनेस हम ख़त्म करते जा रहे हैं। ओके, तो जो खाना वाला जैसे भी आपने बताया, क्या प्रॉपर तरीका होना चाहिए लगभग आपके अनुसार? तो खाना जैसे मैंने बताया, सबसे पहले डाइजेशन हमारा माउथ से शुरू होता है, तो खाने को सबसे पहले, जैसे पहले ज़माने में कहते थे 32 बार खाना चबाइए। चबाना चाहिए। तो हमारे जो दांत है, हमारा सलाइवा है, दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी मकसद से भगवान ने दिए गए हैं। हुँ। ना हम खाना चबा रहे हैं, ना हम अच्छे से सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं। सलाइवा में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हुँ। जो हमारे खाने को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो उसके साथ में आप पानी या फिर कोक वगैरह इन सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जो पेट में अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो डाइल्यूट हो जाती है, और फिर हमारा खाना बिना हजम हुए ही हमारा वहीं पे पड़ा सड़ता रहता है, गलता रहता है। ओके। अच्छा, गट हेल्थ से क्या-क्या समस्याएँ एक ह्यूमन बॉडी में हो सकती है? अगर पुअर गट हेल्थ है,
तो क्या केवल उसकी जो पाचन क्रिया है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा या और भी कुछ उसका गलत साइड इफेक्ट हो सकता है? तो जो गट हेल्थ है, यू विल शॉक्ड कि वो सिर्फ डाइजेशन पे नहीं इम्पैक्ट करता, वो हमारी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट करता है, हमारे मूड पे डिपेंड करता है, हमारा सारा सिस्टम, हमारा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हर चीज़ पे इम्पैक्ट करता है। क्योंकि जो हमारा गट है उसी में हमारे जो हैप्पी हॉर्मोन्स है, 70% केमिकल जो सेरोटोनिन है, हैप्पी हार्मोन है, दिस इज रिलीज इन अवर गट। और नाइस, नाइस। हमें लगता है कि इवन डिप्रेशन भी इसी वजह से आजकल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा गट खराब हो रहा है। अच्छा, इसका सीधा डिप्रेशन से कनेक्शन है? 100%। कैसे मतलब? तो जो हमारा गट है उसी में मैंने आपको बताया है कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जब हमारा गट नहीं ठीक होएगा तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स नहीं रिलीज होंगे। इसके बदले हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल रिलीज होता है, जो हमारे और अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन को श्रिंक करता है। ओके। गट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया होते हैं। इनका क्या रोल होता है हमारे गट में? थोड़ा सा इस पे मैं आपसे चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करें, ताकि लोगों को समझ में आए कि जो बैक्टीरियाज, गुड और बैड बैक्टीरियाज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किस तरीके से इसको समझना चाहिए। तो गुड और बैड बैक्टीरिया को मैं आपको एक बिल्कुल ही सिंप्लीफाई फॉर्म में बताना चाहूँगी। जैसे हमारी इंडियन फैमिली में एक बहुत बड़ा परिवार है, जी। और उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, एक कोई बुरे लोग भी होते हैं। तो जो बुरा लोग होता है, चाहे एक ही हो, पर हमें लगता है कि जैसे अगर कहावत कही जाए, इसने मेरा खून पी रखा है। तो वो कोई भी खुशी का मौका हो, कुछ भी हो, हर जगह वो टांग अड़ाता है, हर जगह हमें तंग करता है। जी। और जो अच्छे लोग होते हैं, हर चीज को कवर अप करने की कोशिश करते हैं और घर में खुशहाली लाने की कोशिश करते जी, हैं। जी। ऐसे ही हमारा गुड और बैड बैक्टीरिया है। जो गुड बैक्टीरिया है वो हमारा हर जगह से हीलिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है। जो बैड बैक्टीरिया है, जो हमारा अच्छा खाना है उसको भी स्पॉइल करता है। ओके। सो हमारे बॉडी में 3 ट्रिलियंस बैक्टीरियाज हैं, जो गुड और बैड दोनों हैं। बट हम जैसा फूड चॉइसेस करते हैं उसके हिसाब से हमारे बैक्टीरिया या बढ़ेंगे या कम होएंगे। सो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है डिटॉक्सिफिकेशन, कि हम अपना बॉडी को डिटॉक्स करें और बैड बैक्टीरिया को एलिमिनेट करें, ख़त्म करें बॉडी से। क्या क्या प्रोसेस होता है खाने के अलावा? अगर मैं आपसे पूछूं कि बैड बैक्टीरिया को खत्म करने का आपकी बॉडी में क्या क्या प्रोसेस हमको करना चाहिए जिससे कि बैड बैक्टीरिया खत्म हो जाए? सबसे आसान है, हमें लगता है कि जब हेल्थ ठीक करनी है कि क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। जी। ये हमारी मिथ है। सबसे पहले हमें होना चाहिए कि क्या-क्या रिमूव करें। ओके। हाँ, जी। रिमूव करने के लिए हमारे बहुत ही पुराने तरीके से चलती आ रही है फास्टिंग। आपने देखा होगा एकादशी की फास्टिंग हाँ, हाँ। होती है, या फिर हमारे हिंदू ट्रेडिशन में सोमवार के या नवरात्र मंगलवार होते के फास्ट होते हैं, नवरात्रि होती हैं। हैं। तो ये सारे सिस्टम डिटॉक्स के लिए, ये फैंसी डाइट्स जो आजकल बन गए कि इससे डिटॉक्सिफिकेशन कर लो, ये जूसेस से कर लो, हाँ, इन हाँ, सब की जरूरत नहीं है। हमारे सिस्टम में अपने आप ही डिटॉक्सिफिकेशन बनी हुई है, बस हमें उसको करने की जरूरत है। आप अगर देखोगे जैनिज्म सनसेट जी। के बाद खाना नहीं नहीं खाते, खाते हैं। हाँ। तो ये सारा हमारा, इवन हमारे पहले लोग खाना कहते थे कि अंधेरा होने से पहले खाना खा लो। तो ओके। हम बॉडी को एक फास्टिंग का टाइम दे देते थे। उस टाइम पे बॉडी अपने आप बैड बैक्टीरिया निकाल देती थी, डिटॉक्सिफाई बॉडी को कर देती थी। ओके। 15 दिनों में एकादशी आती है, एकादशी जरूर रखनी चाहिए। उस दिन आप एक दिन बॉडी को रेस्ट दोगे, क्योंकि आप जान के शॉक हो जाओगे कि जो डाइजेशन लेता है, हमारी 80% हमारी एनर्जी डाइजेशन लेता है। अरे! ओके। और ये जो 80% अगर हम एक दिन खाना नहीं खाया, ये 80% ऑफ एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी हमारी बाकी जो बॉडी पार्ट को रिपेयर करने की ज़रूरत है। चाहे लीवर का हो गया, चाहे हार्ट का हो गया, चाहे किडनी का हो गया, इतने सारे बॉडी पार्ट्स हो गए, चाहे स्किन हो गया, हेयर हो गया। एवरीबडी नीड्स, एवरी पार्ट, एवरी ऑर्गन नीड्स रिपेयरिंग एंड रेस्ट। तो हम डाइजेशन से जब वो एनर्जी डाइवर्ट करेंगे और वो इन बॉडी पार्ट्स को लग जाएगी, तो हीलिंग अपने आप ही हो जाएगी, हमारी हेल्थ अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जानी है। अगली साइन क्या हो सकते हैं अगर गट हेल्थ हमारा पुअर है
और हमको तो पता नहीं है कि पुअर है कि नहीं है, लेकिन बॉडी क्या साइन देती है जिससे हमें ये पता लग जाना चाहिए कि आपकी जो गट हेल्थ है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है? बॉडी बड़े छोटे छोटे से हमारे विस्पर्स देती है। जी। कभी हमें ब्लोटिंग होती है, कभी हमें एसिडिटी हो रही है, या फिर हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर हम थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन आने शुरू हो जाता है, एंग्री होना, हमें लगता है हम एंग्री हो रहे हैं, या हाँ। फिर हमारी क्रेविंग बढ़ जाती है। किसी को मीठे की क्रेविंग, किसी को चाय के प्याले एक के ऊपर एक चलता रहता है। तो ये सारे छोटे छोटे साइंस है जो बॉडी बताती है कि मेरा गट खराब हो गया है। और एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी कि जैसे एसिडिटी हो गई, जी। हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटी एसिड खा लेते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। एक यूजुअल प्रैक्टिस है, इवन बिल्कुल। डॉक्टर्स भी आजकल प्रिस्क्राइब करते हैं। उस एंटी एसिड का क्या रोल है? वो हमारा अंदर बॉडी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए बनता है, वो खत्म कर देता है। इट किल्स द फायर। और ये नहीं हम समझते कि एसिडिटी क्यों हुई है, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से हुई है, पुअर हमारे फूड चॉइसेस की वजह से हुई है, हमारे स्लीप की वजह से हुई है, हाइड्रेशन की वजह से हुई है। हम उसका रूट कॉज ही नहीं जानने की कोशिश करते, हम चुपचाप एक दवाई लेते हैं और सिम्टम्स को सप्रेस कर देते हैं। एसिडिटी की आपने बात की, वैसे मैं इस पर एक थोड़ी खुली चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को अक्सर होती है। बेसिक कॉज क्या है हमारी डेली लाइफ में जिससे कि एसिडिटी होती है? सो बेसिक कॉज हमारा इसमें एक नहीं, थोड़े से ज़्यादा हैं। जो ज़्यादातर ये होता है कि हम ज़्यादा फूड एसिडिक खाने लग गए हैं। अच्छा। हमारे बॉडी में पीएच बैलेंस होता है, तो हमारे को अल्कलाइन और एसिडिक दोनों खाना एक सही मात्रा में खाना चाहिए। आम तौर पे मैं जो बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करूंगी, क्योंकि मुझे मेडिकल जार्गन्स यूज़ करके आपको और कंफ्यूज नहीं करना है। एक जो जी। खाना जो कम पका हुआ है या कच्चा खाना है, जी। उसको हम अल्कलाइन कह देते हैं। जो खाना ज़्यादा प्रोसेस हुआ है, ज़्यादा स्टेप्स में या फैक्ट्रीज में ज़्यादा उसमें बना हुआ है, उसको हम एसिडिक बोल सकते हैं। ओके। So, यानी जो पैकेजिंग फूड है सब एसिडिक है? उसको आप मोटे तौर पे आप कह लीजिए वो सारा एसिडिक है। और ओके। हम घर पे भी आप अगर सोचोगे कि हमारा ब्रेकफास्ट सारा कुक्ड होने लग गया, हमारा लंच जी। कुक्ड होने लग गया, हमारा डिनर कुक्ड होने लग गया। जी। पहले घर पे थोड़ा सा कच्चा भुट्टा आता था, हम भुट्टा खाते थे, जी। शकरकंदी आती थी, तो हम हाँ। ऐसे करके सब बैठे हैं, खीरा खा रहे हैं, जी, ककड़ी जी, खा जी। रहे हैं, सैलेड्स खा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें अब लूज होती जा रही हैं। सैलेड्स, फ्रूट्स, जो कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो खाना कम हो गए हैं, फाइबर खाना कम हो गया है। तो इसकी वजह से ये एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। क्या ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं एसिडिटी के जिससे कि हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? वो एक ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमको सीधे डॉक्टर से जाके हमको कंसल्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे सिम्टम्स भी एसिडिटी की वजह से हो जाते हैं? तो हमारे स्टमक में कभी-कभी हो जाता है कि बहुत आईबीएस बोलते हैं, उसमें हमारे को स्टूल पास कभी-कभी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। खाना खाते हैं और स्टूल पास होने शुरू हो जाता है, और हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है। ये सब इमरजेंसी साइंस हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि इन सब का सॉल्यूशन, हर चीज़ का सॉल्यूशन फार्मेसी या डॉक्टर्स के पास है। आपके पास खुद भी है, आपके पास आपके घर में है, आपके किचन में है। तो इन सब की सिर्फ नॉलेज, अवेयरनेस और इस पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हम सब हर जगह से नॉलेज तो गैदर करते जा रहे हैं, बट उसको जब अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, कल पे छोड़ देते हैं। वापिस थोड़ा ये गट पे आते, तो बेस्ट डाइट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि गट के बारे में इसको मुझे लगता है थोड़ा बहुत सीरियस लेना चाहिए। जिस तरह कि आपने बताया कि हमारे मूड स्विंग होते हैं, स्ट्रेस होता है, सब गट पे ही डिपेंड होता है। तो बेस्ट डाइट क्या होगी हमारे गट को हेल्दी रखने के लिए आपके अनुसार? तो एक तो डाइट के लिए लोग बहुत वो लग गया कि कुछ स्ट्रिक्ट डाइटिंग करनी पड़ेगी या कोई फैट डाइटिंग करनी जी, जी, पड़ेगी। जी, जी, जी। डाइट की जगह मैं कहूँगी कि न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए जिसमें वैरायटी हो। जैसे मैंने अभी बताया कि रेनबो फ्रूट्स होने चाहिए, रेनबो आपकी वेजिटेबल्स होनी चाहिए। जैसे सतरंगी होता है तो 7 रंग होते हैं, तो एक ही दिन में बहुत मुश्किल है खाने। तो एक दिन में 2 डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स खाइए, 2 डिफरेंट कलर्स के वेजिटेबल्स खाइए, तो उससे आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो बॉडी को अंदर आपके प्रोटेक्ट रखता है, और गुड बैक्टीरिया का फूड भी होता है ये। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट में वैरायटी लाइए और रेनबो अप्रोच लाइए। फिर सारे जो भी खाने जो हमारे ट्रेडिशनल घरों में बनते थे, सारा खाना खाना चाहिए हमें।
कार्ब्स हो गया, ग्रेन्स हो गए, बीन्स हो गया, अपने नट्स हो गए, सीड्स हो गए, गुड क्वालिटी ऑफ फैट हो गया, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी। बट ज़्यादातर आप पोर्शन मतलब समझ लिए 30% पोर्शन अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे रखिए, और फिर अपना नट्स एंड सीड्स खाइए, फिर थोड़ा करके आप अपना ग्रेन्स खाइए। आजकल हमारा रोटी या उस पे ज़्यादा हो गया, राइस पे कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ी सी इसकी मात्रा कम करने की ज़रूरत है। ओके मैम, मैंने ना बहुत जो डाइटिशियंस होते हैं या जो हेल्थ वेलनेस कोच होते हैं इंटरनेट पे बहुत सारे, तो मैं बहुत लोगों के वीडियोस देखता हूँ, तो उनमें एक बातें बहुत लोग बोलते हैं कि हमको ना एक समय पे एक फ्रूट खाना चाहिए, कभी भी फ्रूट्स को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, मतलब बकेट में ये वाला भी ले लो, ये वाला भी ले लो, सबको मिला के खाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सच में इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या फिर एक मिथ है ये? हमें ना कोई भी चीज़ ना एक जनरलाइज नहीं कर सकते। जी। अगर किसी का पेट बहुत सेंसिटिव है, शायद उसको सिर्फ एट अ टाइम एक ही फ्रूट खाना हो। अगर उसका थोड़ा सा स्टमक स्ट्रांग है तो वो 2 या 3 फ्रूट्स इकट्ठे खा सकता है। ओके। बट एवरीथिंग विल डिपेंड कि आप खुद खा के खुद एक्सपीरियंस करके देखो, और थोड़ा सा अवेयर रहो कि जब आप खा लेते हो कि हाउ योर बॉडी इज फीलिंग, हाउ योर गट इज फीलिंग। गट फीलिंग्स आर रियल, वो बताती है, बट हम नहीं सुनते हैं। हम बस सिर्फ, अगर मैं आज आपको बता दूंगी कि आप 3 फ्रूट्स खाइए तो आप खाने लग जाएंगे, अगर मैं मना कर दूंगी तो आप नहीं करेंगे। सो मेरे पे मत जाइए, आप अपने उसमें देखिए कि कैसे आपको सूट कर रहा है। ओके। हाँ, तो इसके, हाँ, किसी भी चीज को एक जनरल रूल मत बनाइए कि हाँ यही चीज ठीक है और पत्थर की लकीर है। ओके। अच्छा, कैसे फूड्स होने चाहिए जो हमको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, वरना गट हेल्थ पूरी तरीके से खराब हो सकती है? तो जो गट हेल्थ ज़्यादा खराब हो रही है, सबसे ज़्यादा शुगर से खराब हो रही है। रिफाइंड शुगर से रिफाइंड शुगर से, या कोई भी शुगर चलेगा? कोई भी, यानी कि अगर आप कह लो जैगरी है, बहुत सारे फॉर्म्स हो गए हैं कि मैं इतनी देर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, 8 साल हो गए हैं, मुझे अभी तक नहीं नाम पता चलते, इतने ये चालाक हो गए हैं। सुक्रोज, ओएससी के नाम से हजारों नाम निकल हाँ, गए हैं जी, शुगर के, जी। कि इनको सब फॉर्म्स, हमें लगता है कि नहीं ये तो अच्छा फॉर्म हाँ, होएगा, हाँ, हाँ। बट फिर ज्यादा डिटेल में पढ़ती हूँ, फिर कोई ना कोई इसका वो होता है। इससे अच्छा टू बी ऑन द सेफ साइड, जो फ्रूट्स की शुगर होती है या ड्राई फ्रूट्स की शुगर होती है, उसको नेचुरल वे में खाओ, एंड डिलीट ऑल फॉर्म ऑफ शुगर जो फैक्ट्री में बनती है, वो अवॉइड करिए अच्छा, पूरी तरीके से पूरी तरीके से। अच्छा मैम, कुछ जैसे ये आता है ना, जिन लोगों को डायबिटीज होती है और उनके लिए अक्सर कुछ कंपनियां कुछ टैबलेट देती है, शुगर फ्री के नाम से देती है, ये कैसा है? ये सच में ये भी हेल्थ के लिए ज़्यादा खराब है या फिर इसको शुगर फ्री वाले सच में खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? शुगर फ्री भी केमिकल ही है, वो भी कोई नेचुरल चीज नहीं हाँ, है। बिल्कुल। हाँ, तो ओके। उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, हमें अपनी सेहत बचानी है। सो चॉइस इज योर्स, क्या करना चाह रहे हैं आप। हाँ। ओके मैम, थोड़ा ड्रिंक को लेकर के बातें करते हैं ऐसी, क्योंकि पानी के अलावा और क्या लोग हम लेते हैं जिसका गट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने क्या देखा है कि ऐसे जो बहुत लोगों को आप कंसल्ट करती है, तो बेसिक प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है ड्रिंक के परिप्रेक्ष्य से मैं पूछ रहा हूँ, जिनकी गट हेल्थ खराब होती है, वो ड्रिंक में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ कंज्यूम करते हैं? उनका, आप, मुझे हंसी आ रही है कि वो लोग पानी ही नहीं पीते हैं। अच्छा। ज्यादा गट हेल्थ मैंने देखा है कि लोगों की डिहाइड्रेट हुई पड़ी है बॉडी, और हमारे गट में एक म्यूकस लाइन होती है और उसको हाइड्रेशन ही चाहिए। आप अच्छा। देखोगे किसी किसी लोगों में वो पानी पीते आ रहे हैं और कह रहे हैं हमारी प्यास नहीं बुझ रही है। हाँ, हाँ, होता है, बहुत लोगों में होता होता है। है। हाँ। हाँ, तो इसलिए होता है क्योंकि उनकी म्यूकस की लाइन ड्राई हो गई या खत्म होने को हो रही है, एंड दैट इज ओके। वेरी वेरी डेंजरस। ओके, तो पानी पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए, बट ऐसे भी नहीं, कोई कोई लोग बहुत ओवरलोड कर रहे हैं वेट लॉस के चक्कर में, कोई 3 लीटर पानी पी रहा है, 5 लीटर पानी पी रहे हैं, उससे भी आपकी डाइजेस्टिव फायर अंदर खत्म हो जाएगी। सबसे आइडियल टाइम होता है खाली पेट पानी पीने का। जब आप सुबह उठ रहे हैं तब जी, जी। ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी आप जरूर पीजिए। उससे जो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अंदर बॉडी में ओवरनाइट हमने कुछ नहीं खाया होता, फास्टिंग करी होती है, तो एसिड बन जाता है, तो वो हमारे सारा क्लीन कर जाएगी सिस्टम, अगर हम खाली पेट पानी पीना शुरू कर दिया। ओके। हाँ, और दूसरा तरीका है पानी को, उसमें थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि खाली पानी आजकल हम आरओ का पानी पी रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं हम मशीन्स में, उसमें मिनरल्स डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो पानी में एक जरा सा पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट डाल लो, तो पानी जल्दी इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा।
ओके। जो आपका सेंधा नमक या ब्लैक हाँ सॉल्ट जो जी, होता है। हाँ, ओके। तो उसमें आपका थोड़ा-सा डालिए, पिंच पानी डालिए तो आपको बेटर एब्ज़ॉर्प्शन हो जाएगी, वरना हमारा पानी हम पी रहे हैं और यूरिन से निकलता जा रहा है पानी, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा गट में, सो उसको एब्ज़ॉर्प्शन के लिए बेटर एब्ज़ॉर्प्शन हो जाएगी। फिर ओके। आप अपना आजकल ट्रेंडिंग टर्म तो डिटॉक्स वाटर बन हाँ। गया है पर डिटॉक्स वाटर की जगह मैं इसको बोलूँगी अल्कलाइन वाटर है, जैसे आजकल हुँ। गर्मियों में खीरे का टाइम आ रहा है, तो जी। उसमें थोड़ा-सा खीरा डाल के रख दीजिए, पुदीना फ्रेश पुदीना आ रहा है, हुँ। तो कुछ ऐसे करके कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स थोड़ा-सा पानी में डाल के रखेंगे, तो पानी भी आपका अल्कलाइन हो जाएगा और आपको और अच्छे से बेटर लेवल पे हाइड्रेट करेगा। और ये ओके। अपने आप ही हील करती रहेगी। ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, कुछ बहुत मेजर हुँ, चीज़ें हुँ। करने की ज़रूरत नहीं होती है, छोटी-छोटी चीज़ें ही हैं, पर इनको कंसिस्टेंटली करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी हेल्थ डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ इम्प्रूव होना शुरू हो रही है। हुँ। ओके। अक्सर मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आप ना फल का जूस मत पीजिए, आप सीधा फ्रूट लीजिए, क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं वो आप निकाल देते हैं और जूस पीने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये सच है या फिर आपका इस पे कुछ और परिप्रेक्ष्य है? 100% सच है कि हमारे को फाइबर की ज़रूरत है। हम फाइबर हम डस्टबिन में डाल रहे हैं और जूस हम पेट में डाल रहे हैं। सो हुँ। और जो गट बैक्टीरिया है उसको फाइबर चाहिए, वो ग्रो ही फाइबर पे होता है। और अगर आपको जूस पीना है तो आप वेजिटेबल जूस पीजिए। ऐश गॉड का सफ़ेद पेठे का जूस बहुत हुँ। अच्छा रहता है। सेलरी आ रही है और कोई भी लोकल जो भी बीट रूट होते हैं, सर्दियों में स्पिनच का सीज़न है, तो थोड़ा-सा लीफ़ी वेजिटेबल्स डाल लो और थोड़ा-सा सीज़नल वेजिटेबल डाल के तो उसका आप जूस निकालेंगे, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल, क्योंकि सब्जियां हैं हम थोड़ी-सी खाते हैं, 1 कटोरी खा ली, बिल्कुल, हाँ, हाँ। थोड़ी-सी खा ली, तो इससे थोड़ी-सी सब्जियों की मात्रा ज़्यादा चली जाएगी हुँ। और अपने आप ही विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, वरना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आजकल बहुत देखने को मिल रही है। विटामिन डी और बी12 तो लोग नॉर्मली कह देते हैं कि हमें डेफिशिएंसी है, और आजकल मॉडर्न युग में तो हमारे इंजेक्शंस लगने लग गए हाँ। हैं कि लोग अब जा रहे हैं और अपने वो लगाते हैं, सप्लीमेंट्स के हुँ, इंजेक्शंस हुँ। लगवाते जा रहे हैं। हुँ। अगर हम रोज का 1 गिलास जूस पीने लग जाएंगे तो आपकी डेफिशिएंसी भी आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी। और ओके। विटामिन डी के लिए सन बेथिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जाके थोड़ी देर धूप में टाइम स्पेंड करो, जो आपकी एब्जॉर्ब धूप से विटामिन डी होएगी, हुँ। वो आपके टैबलेट्स, कुछ कोई भी टैबलेट्स खा लो उससे नहीं होगी, उससे सिर्फ 10% आपको इफेक्ट पड़ेगा, धूप से 90% इफेक्ट करेगा। और ये मैंने खुद पे अपने पे आजमाया हुआ है, मेरे अपने 2000 क्लाइंट्स पे आजमाया हुआ है कि उनकी विटामिन डी बिल्कुल ठीक हो गई है धूप से। ओके मैम, मैं कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि जिनका जूस बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, वो फ्रूट ही आपको खाने हैं, जूस नहीं पीना चाहिए। पी तो सकते हैं लेकिन आपको पीना नहीं चाहिए। हाँ। तो मैं ये कहूँगी कि फ्रूट्स को आप अवॉइड ही करो, जूसिंग करना। आप जितना उसको चबाओगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, ओके। वरना निकालने को तो किसी का भी जूस निकाल सकते हो, बेचारा फ्रूट तो कुछ नहीं मना करेगा। ओके। थोड़ा मेंटल हेल्थ को लेकर के बातें करते हैं। आजकल जैसे कि आपने बोला कि आपके गट का जो सीधा कनेक्शन होता है आपके ब्रेन से भी होता है, आपके इमोशन से भी होता है। और एक ऐसे ही वेलनेस कोच थे जिनका मैंने इंटरव्यू किया है, पॉडकास्ट किया उनके साथ। उन्होंने ये कहा कि गट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपको स्ट्रेस की उच्च चरम सीमा तक लेके जा सकते हैं कि आप सुसाइड कर सकते हैं। और इतने अच्छे भी होते हैं जो हमेशा आपको हैप्पी रहने में मदद करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो मेंटल हेल्थ आजकल जो मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? इसके पीछे का मेन कुछ क्या है? तो जो हम आजकल मेंटल हेल्थ का रीज़न है कि हम अपने आप पे विश्वास करना बंद कर दिया गया है। हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, हम गूगल से पूछना शुरू हो गए हाँ, हैं, चैट चैट जीपीटी से जीपीटी। पूछना शुरू हो गए हैं। हमें अंदर से बहुत सिग्नल्स मिलते हैं, हमारे बॉडी में एक अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जिसका हम यूज़ नहीं करना भूल गए हुँ। हैं। अगर आप सोचोगे कि पहले ज़माने में अगर मुझे कभी पेट दर्द होता था तो मेरी मम्मी किचन से जाके कुछ-कुछ बना के दे देती थी और मेरे पास बिलीफ भी होता था कि मम्मी जो मुझे दे रही है मैं ठीक हो जाऊँगी। और हम आजकल ये बड़ा वो करने लग गए हैं, डाउट करने लग गए हैं कि मैं ठीक होऊँगा कि नहीं होऊँगा। हाँ, ओके। हम डॉक्टर पास जाते हैं कि पूछने के लिए मुझे क्या बीमारी है, और हुँ। डॉक्टर को खुद भी नहीं पता चलता। पहले डॉक्टर्स को पता चल जाता कि हाँ, या नर्व्स देखते थे या देखते थे हाँ ये बीमारी है। अब वो भी कहते हैं पहले एक्सरे करा लाओ, एमआरआई करा लाओ, लंबी लिस्ट टेस्ट की हाँ, करवा हाँ, लाओ, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम आपको। है?
तो ये सारी चीज़ें हमारी इतनी ज़्यादा आउटर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट हो गई है और हम भूल ही गए कि हमारे अंदर भी एक हीलर बैठा है। उसके लिए मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, कैसे काम करता है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो बड़ा हमें लगता है कि मेडिटेशन को हमें थॉट्स को रोकना पड़ेगा, हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, उनको कैसे हम रोकेंगे, जी हमसे तो बैठा नहीं जाता है मेडिटेशन में। जी जी। तो मेडिटेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन बस आप एक, मैं इनको फॉलो करती हूँ हार्टफुलनेस को, ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, इनके हमारे मेंटर रहते हैं दाजी। तो ओके, दाजी ने हमें बड़ा ब्यूटीफुल तरीके से सिखाया गया है कि बस आप बैठिए शांति से और अपने हार्ट पे कंसंट्रेट करो। हार्ट पे। हार्ट पे, दिल ही तो है ऑर्गन जो फीलिंग्स के लिए है। और हमें सब सिखाते हैं माइंड पे कंसंट्रेट करो, पर माइंड की जगह जब आप अपने दिल पे करोगे, वो सारी आपको आपको किसी चीज से फाइट नहीं करना, बस आपको एफर्टलेसली बैठना है। और आपका जब आप इस प्रैक्टिस को रिपीटेड करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको अपने आप ही फायदा मिलने लग जाएगा। और जब हम क्योंकि एक बड़ी प्योर सोल पैदा हुए थे और हम अंदर से अभी भी वही प्योर सोल हैं, बस हम कनेक्शन लूज कर गए हैं अपने साथ। सो वी हैव टू बिल्ड अ कनेक्शन फ्रॉम इनसाइड। जब हम अंदर से अपने साथ कनेक्ट करेंगे, हमारी अपनी अंदर की जर्नी जब प्योर होना शुरू हो जाएगी, तो आप देखोगे आप एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ भी अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। और मेंटल हेल्थ छोड़ो, फिजिकल हेल्थ छोड़ो, इमोशनल हेल्थ छोड़ो, सारी हेल्थ आपकी एक ब्यूटीफुल हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ बन जाएगी। So this will improve your, this is, I'm not saying कोई ज्ञान की बातें, I have experiment this myself and my clients are doing it, and ये हार्टफुलनेस लाखों लोग कर रहे हैं और ये बहुत ही इजी प्रैक्टिस है, इसमें कोई स्ट्रगल नहीं है, बहुत ही सिंप्लीफाई करा हुआ है। और इसमें कोई ये नहीं कहते कि आप इस चीज़ को छोड़ो, अपनी नॉर्मल घरस्थ लाइफ जियो और छोड़ो और फिर जाके हमारे पास आके आश्रम में रहो। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ भी करते रहो और अपना साथ में अपना काम भी करते रहो और मेडिटेशन भी करते रहो। सो इससे हमारे को अपने से जुड़ेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। हमारे गट में जो गुड एंड बैड बैक्टीरिया हैं, जब बैड बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाते हैं और तब हमारी ये मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। ओके, अभी आपने एक जिक्र किया था, एक वर्ड जो बोला ब्रेन फॉग, जो आपने बताया, क्या है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे तो सुनने में थोड़ा सा लगा है बट इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्या होता है ब्रेन फॉग? आपको अटपटा लग रहा है, मैंने बहुत देर जूझा है। आप कोई चीज़ उठाने जा रहे हो और याद नहीं आ रहा क्या उठाने गई थी। आप अपना फ़ोन उठा रहे हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा किसको मैसेज करने के लिए फ़ोन उठाया था। किचन में गई हूँ, याद ही नहीं आ रहा कि क्यों गई थी। तो इसको हम ब्रेन फॉग बोलते हैं और मैं इस सब चीज़ों से बड़ी बुरी तरह जूझी थी और कभी-कभी लगता था कि मेमोरी लॉस हो रहा है। ओके। कि हमें लगता है कि चीज़ें याद ही नहीं आ रही हैं और एकदम ब्रेन कहीं पे एक जगह फोकस करना ही भूल जाता है कि कहाँ पे हम क्या करना है, क्या पाथ चूज़ करना है, और हम हर डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये ब्रेन फॉग होता है और ब्रेन फॉग बहुत ही बुरी तरह जिसको होता है वो ही समझ सकता है। बट अब ऐसे लग रहा है कि अब ये हीलिंग करते करते और ये सब चीज़ें कि मुझे अब मेरी रिवर्सल पे चल पड़ी है मेरी ज़िंदगी की। अब सारी चीज़ें आई एम मूविंग टूवर्ड्स एंटी एजिंग, कि अब सारी चीज़ें मुझे इतनी क्लियर दिखाई देने लग गई हैं। सो एवरीथिंग इज़ नाउ फोकस्ड, क्लैरिटी आ गई है, हैप्पीनेस आ गई है, जॉयफुल आ गया है। सारा टाइम अब एनर्जेटिक रहती हूँ। अब ये नहीं लगता कि शाम हो गई है, थक गई हूँ, या दोपहर को नैप ले लूँ। पहले होता था 2 घंटे दोपहर को भी सो लिए, सुबह भी नींद आ रही है। ये सब चीज़ें अब ख़त्म होने लग गई हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ फीलिंग व्हेन यू आर इग्नाइटिंग द हीलर विद इन योरसेल्फ। ओके, ये ब्रेन फॉग क्यों होता है, क्या कॉज है इसके पीछे का होने के? इसके पीछे हमारा जो गट में है, इसमें 100+ न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं जो, जैसे कह लो हमारा व्हाट्सएप मैसेज हम करते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं फ्रॉम बॉडी टू योर गट टू योर माइंड। तो ब्रेन को सिग्नल्स देना जब क्रैम्प कर देते हैं, जैसे इंटरनेट बंद हो जाता है, हमारा वाईफाई बंद हो जाता है, तो हमारा सारा क्रैम्प्ड हो जाता है। वो क्रैम्प्ड हो जाता है जब वो सिग्नल देना बंद कर देता है, और फिर उसकी वजह से हमारा ब्रेन फॉग हो जाता है। अगर किसी इंसान को इस तरह का कोई बीमारी है, ब्रेन फॉग जैसे कि आपने बोला, तो उसे शुरुआत में क्या चीज़ करना चाहिए जिससे कि वो थोड़ा सा ब्रेन फॉग को ठीक करने की तरफ चल सके?
उसको पहले तो अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, उसको ये नहीं बिलीव करना कि अब मैं नहीं ठीक हो पाऊँगा, उसको सबसे पहले इस माइंडसेट में आना है कि आई कैन डू इट। जब वो इस माइंडसेट में आएगा, वो अपने माइंड में अपनी रीवायरिंग करना शुरू कर देगा, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। हमारे माइंड अपने आप हमारे रीवायरिंग कर सकता है, रीन्यूअल कर सकता है, सारे सेल्स को रिपेयर कर सकता है। तो उसको वो साथ के साथ इंडिकेशन देना शुरू कर दे कि आई कैन हील। और उस हीलिंग प्रोसेस में फिर वो उसको स्टेप्स जो भी उसको लग रहा है, अगर उसको गट खराब है तो उसको पहले गट पे, हमारे बॉडी जरूर बताती है कि हमें एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो उसको एड्रेस करके उसको सॉल्व करने की तरफ चले। उसको न्यूट्रिशन से सॉल्व, तो उसके लिए मैं ट्रियो फॉर्मूला बोलती होती हूँ। ट्रियो फॉर्मूला, ट्रियो मीन्स न्यूट्रिशन, माइंडसेट एंड लाइफस्टाइल, तीनों को कंबाइन करें और फिर अपनी डिजीज को रिमूव करने में, रिवर्सल करने में, उसमें अपना प्लान करें। और कोई भी चीज आप ये मत सोचिए कि एक ही दिन का प्रोजेक्ट है। दिस इज अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस प्रैक्टिस से होएगा, लगने से होएगा, कंटिन्यूअसली इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। इट मे टेक मंथ, इट मे टेक 2 months, 3 months, 6 months, तो बट इस पे कंसिस्टेंसी वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू शो अप एवरी डे। लाइफ में सीम्स टफ, बट आप ये देखो कि रिकवरी के बाद कितनी सुंदर लाइफ हो जाएगी। ओके, तो शुरुआत उनको करनी है पॉजिटिविटी से। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट एक कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, एक साइंटिफिक प्रूवन है कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर से हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और ये हार्वर्ड में स्टडी में भी प्रूव करा गया है कि पॉजिटिव माइंडसेट कैन रिवर्स योर डिजीज। इनफैक्ट डॉक्टर जो डिस्पेंसा ने अपनी बुक में भी लिखा है, यू आर प्लेसिबो, कि कैसे ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट्स नहीं है कि जो हम सोचते हैं कि शुगर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा हुआ है कि एक शुगर पिल भी दी है और फिर भी उससे लोग ठीक हुए हैं। हाँ, और उनकी एक पूरी कंप्लीट बुक है इन सब माइंडसेट पे कि कैसे हम अपने माइंडसेट पे वर्क कर लेते हैं, और उसमें पूरा साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव भी करा है कि कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं विदाउट हैविंग मेडिकेशन। कैसे, कुछ बता सकते हैं? जो 2-4 टिप्स या कुछ ऐसे प्रोसेस जो अक्सर हमको रोज करने चाहिए अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए। तो माइंड को ट्रेन करने के लिए माइंड को ना रिवॉर्ड बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम ब्रश क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम 2 दिन ब्रश नहीं करेंगे, हमारे मुंह में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे माइंड को रिवॉर्ड मिला है कि स्मेल नहीं चाहिए, तो हमें ब्रश करना चाहिए। तो हम अपने माइंड को जब हम दिखाएंगे कि ये ठीक हो जाएगा, ब्रेन फॉग ठीक होके मैं क्या क्या डिसीजन ले पाऊंगा, कितना मैं आगे बढ़ पाऊंगा, कैसे मेरी लाइफ होएगी, तो वो जब आप उसको रिवॉर्ड दिखाना शुरू करेंगे तो आप उसको उस डायरेक्शन में लेके जाना ईजी हो जाएगा। ओके। जैसे आप बच्चों का भी एग्जाम होता है तो बच्चों को हम कहते हैं कि हम आपको आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे, आपको ये दिला देंगे, तो वो और अच्छा बेटर परफॉर्म करता है। तो इसी तरह हम अपने माइंड को जब रिवॉर्ड्स दिखाना शुरू हो जाएंगे तो वो उस तरफ से वर्क करना शुरू हो जाएगा। और वो ही हमें नहीं समझ आता कि हमने क्या डायरेक्शन पकड़नी है। आजकल इंस्टाग्राम पे देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो, हमें लगता है जो ये कर रहा है हमने वो ही करना है, फिर हमें नेक्स्ट डे कुछ और दिख जाता है, तो अब वो हमने करने ये लगते करना है। तो हम हर जगह कंफ्यूजन का घर बन गए हैं और क्लैरिटी से हम अपने आप दूर होते जा रहे हैं। मैम, आपके पास हज़ारों में क्लाइंट्स आते हैं, हर तरीके के, गट हो, वेट लॉस हो, मेंटल हेल्थ हो। इसके अलावा और किस तरह के जो क्लाइंट्स हैं जो आपके पास आते हैं हेल्प के लिए? तो सबसे पहले लोगों को खुद ही प्रॉब्लम नहीं पता होती, वो बस मेरे पास आ जाते हैं कि ट्विंकल मुझे ठीक कर दो। करना क्या है वो मुझे फिगर आउट करना पड़ता है कि क्या ठीक क्या करना है उनका। ओके। तो मेरे वो ही रहता है कि मैं सबसे पहले उनके जो हिडन रूट कॉजेस हैं, जो उनको भी नहीं पता होते कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उनके रूट कॉजेस पे वर्क करती हूँ। ओके। और 90% लोग रो पड़ते हैं जब अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। क्या प्रॉब्लम्स, बेसिकली मोस्टली क्या प्रॉब्लम लोगों में आजकल निकल के आ रही है जब आप एनालिसिस करती है? ज़्यादातर लोगों को स्लीप इशू हुआ है आजकल। स्लीप इशू, स्लीप इशू, नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती, या फिर वो सोचते हैं 12-1 बजे सो जाएंगे क्या फ़र्क पड़ता है,
और सुबह फिर लगता है, उनको लगता है कि विल पावर नहीं है हमारे पास एक्सरसाइज करने की, और पर एनर्जी नहीं होती। लो एनर्जी का बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम हो गई है। हर बंदा कहता है कि मेरे पास विल पावर नहीं है, बट लो एनर्जी नहीं, कुछ भी एनर्जी नहीं है कुछ काम वाम करने की। जब आपने उन ऐसे लोगों को हील करना शुरू किया, आपको क्या लगा, क्या कमी उनके अंदर सबसे ज़्यादा है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है? सबसे ज़्यादा कमी तो अवेयरनेस की है कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं। अब इतना ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, कीटो डाइट कर लो, ग्लूटेन फ्री डाइट कर लो, ये वाली कर लो, वो वाली कर लो, और लोग कंफ्यूज हो गए हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे जाएं और कैसे शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। बिल्कुल निराश होके आ जाते हैं कि हमने डाइटिंग भी कर लिया, हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, बट फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा, बेली फैट नहीं लूज हो रहा, ब्लोटिंग नहीं जा रही, कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रही। आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, शी इज़ अ वेरी फेमस डिज़ाइनर, और वो कहती कि वो अपनी प्रॉब्लम को बता ही नहीं पाई। वो कहती कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे 10-12 किलो मेरा वेट लॉस कर दो। और एक जब मैं उनके, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानती थी, तो मैंने उनका एक पैटर्न देखा कि वो हर साल हॉस्पिटलाइज्ड होती थी। हर साल? मतलब मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी दोस्त भी, जब मेरे क्लाइंट्स होते हैं दोस्त भी बन जाते हैं, तो दोस्त ही मेरे क्लाइंट्स बन जाते हैं, सो इट कैन वाइस वर्सा। तो उनका एक पैटर्न बन गया था कि ज़्यादातर सर्दियों में उन्होंने हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटल में बिताने ही बिताने। हर बार डिफरेंट रीज़न होता था। कभी उनका यूट्रस रिमूव हो रहा है, कभी उनकी कोई सिस्ट डेवलप हो गई है, कभी उनके कान में पानी भर गया तो डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहा है, सर्जरी कर रहा है। मतलब ऐसी ऐसी वियर्ड चीज़ें हो रही हैं, और उनको खुद को नहीं, और वो बड़े आराम से सरेंडर कर देती थी। डॉक्टर जो भी सर्जरी के लिए बोलता वो कर दो, हाँ कहती थी चलो ख़त्म होएगी, बीमारी ख़त्म होएगी। हर साल वो करवाती थी और अगले साल वो और डबल बीमार पड़ती थी। अरे, तो क्या आपको क्या रूट कॉज मिला इसके पीछे? उन्होंने कभी जिक्र नहीं करा, पर मैं उनके साथ 3 दिन रहने गई, और मैंने जब उनके साथ रही तो मैंने उनका देखा कि वो अपना नॉर्मल, अपना सुबह उठी और अपना तैयार श्यार, हम कुछ प्रोग्राम अटेंड करना था, वो तैयार श्यार होने गई, तो हम दोनों एक बाथरूम सेम बाथरूम यूज़ कर रहे। तो मैंने देखा कि वो 2 दिन हो गए सुबह बाथरूम नहीं यूज़ कर रही है। तो मैंने उसको पूछा कि तुम स्टूल नहीं पास कर रही हो? कहती वो तो मुझे 25 साल हो गए, मैं कभी सुबह जाती नहीं हूँ, मुझे कभी भी आ जाता है तो मैं चली जाती हूँ। ओके, सुबह मॉर्निंग वाला रूटीन नहीं था। मॉर्निंग वाला उसको रूटीन नहीं था, और उसको वो नॉर्मल बात लग रही थी। उसने इसको प्रॉब्लम पे नहीं समझा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है। ओके। कहती एक बारी कभी भी जब आता है तो चली जाती हूँ, तो हो जाता है पास, तो ठीक है। तो मतलब मैं चौंक गई जब उन्होंने मुझे बताया कि 25 साल से उन्होंने स्टूल नहीं पास करा मॉर्निंग में। क्या प्रॉब्लम आती है ऐसे अगर लोग मतलब हर चीज को ना नॉर्मल समझने लग गए। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात है। और हर चीज आपको हार्मोनल इश्यूज होता है, वुमेन को आजकल मेनोपॉजल इशू हो रहे हैं, उसको नॉर्मल समझ लेते हैं। हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, उसको नॉर्मल समझ लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल, स्किन, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, हम सब इसको एजिंग को रिलेटेड कह देते हैं और इसको एक लेबल करके छोड़ देते हैं। थायराइड है, एक दवाई खानी पड़ेगी, खा लेते हैं। डायबिटीज है, एक दवाई खानी पड़ेगी, खा लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, दवाई खानी पड़ेगी, खा लेते हैं। और डॉक्टर ने बोला लाइफ लॉन्ग खानी है तो खा लेते हैं। उसका ना सोचते हैं, ना सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ना उस पर वर्क करते हैं। हर कोई ये इतना कॉमन क्यों बन गया है? कभी कभी मैं पेशेंट को देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा उदासी आती है कि कहाँ पे हम जा रहे हैं। तो जो मैंने उनका देखा कि उनको ये प्रॉब्लम ही नहीं कभी लगी कि 25 साल पुरानी प्रॉब्लम है, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है जी। और उनको लगा कि इससे मेरी बीमारी का क्या रिलेशन है। हाँ, सही। आप सोचिए कि आपके 25 साल से आपका कूड़ेदान घर के भरा पड़ा है, आपका घर, और आपको उसके साथ रहने की आदत पड़ गई है। ओके। सो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है। और जब मैंने उनकी कॉन्स्टिपेशन, आप मानोगे 25 साल की कॉन्स्टिपेशन उनकी 30 डेज में ठीक हो गई। अरे वाह! तो मॉर्निंग में टूल पास होना, सब कुछ, एवरीथिंग। मैंने उनको 30 डेज बाद फोन करा और वो मेरे से एक रेगुलर काउंसलिंग ले रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि
अब आपका क्या हाल है, ठीक है। अब आप कहती हाँ वो तो स्टूल तो मैं रूटीन में अब सुबह जाने लग गई हूँ। अरे वाह, nice. कहती एंड शी वाज सो हैप्पी, शी वाज ब्लशिंग कि हाँ मेरा ये इतना प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हाँ, और उसके बाद उसका जब कॉन्स्टिपेशन सॉल्व हुई तो चीज़ें उसकी अलाइन होनी शुरू हो गई, गट इशू सॉल्व हुए, उसका वेट लॉस शुरू हो गया, उसमें एनर्जी आने लग गई, वरना वो थक जाती थी। शी इज़ अ डिज़ाइनर, वो क्लाइंट्स को अटेंड कर करके थक जाती थी, तो उसकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गया। उसकी चाय की एडिक्शन थी कि वो चाय के चलते रहते थे प्याले, 1 2 3 4 5। तो वो कहती है अब मैं सारा दिन, मुझे चाय की वही नहीं होती, कभी मन कर गया तो 1 गिलास पी लिया, वरना वो भी नहीं पीती, अब चाय भी नहीं पीती। क्रेविंग्स खत्म हो गई, वेट लॉस हो गया, स्किन बेटर हो गई, अब एनर्जी बेटर आ गई है। सो एवरीथिंग इम्प्रूव्ड विद जस्ट सॉल्विंग गट इश्यूज। इसके अलावा जो भी आपके पास में क्लाइंट्स वुमेन्स खास करके जो आती है, तो आपको क्या लगता है कि मोस्टली प्रॉब्लम्स वुमेन्स में क्या निकल के आ रही है फिलहाल? वुमेन आजकल ना बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, और वो ना एक अपनी प्रॉब्लम को लेबल कर देती हैं, स्पेशली हमारी एज की वुमेन को, कि हमें मेनोपॉजल इशू है। हम्म और वो कह देती है मेनोपॉज के टाइम तो वेट गेन हो ही जाता है, मेनोपॉज के कारण मूड स्विंग्स आ ही जाते हैं, मेनोपॉज के कारण हॉट फ्लशेस आ ही जाते हैं, उसके कारण थोड़ी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो सब उन्होंने वो सब चीज़ों को लेबल कर दिया गया है। बट ये सब चीज़ें आजकल मॉडर्न डे में वुमेन आर दीस डेज फेसिंग। ओके। एंड मैंने ये सब चीज़ें फेस करी हैं, और मुझे इन सब का सॉल्यूशन मैंने सारा निकाला है, जो सिंप्लीफाई करके अपने सॉल्यूशंस इनके गट के थ्रू, माइंडसेट के थ्रू, तो सारा इसका मैंने इस पे मैं पूरा वर्क कर रही हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ और सॉल्यूशंस ढूंढती रहती हूँ। मैम, स्ट्रेस को लेकर के थोड़ा सा और बात करते हैं। स्ट्रेस के खास करके मतलब कुछ लोगों को पता नहीं होता कि उनको स्ट्रेस है कि नहीं है, ठीक है। तो ये पहले बात तो ये पता कैसे करें, क्योंकि मेरे जैसा इंसान, मैं यही बोलता हूँ कि तुम्हें स्ट्रेस है, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे है कि नहीं है, मुझे इस बात का स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे स्ट्रेस है कि नहीं है ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस वाला है कि पता नहीं रहता है, क्या 2-4 तरीके या टिप्स हमें ये पता कर लगने चाहिए कि हम वो टेस्ट, वो स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ें है कि नहीं है? तो स्ट्रेस एक बड़ा कॉमन वर्ड हम यूज करने लग गए हैं। स्ट्रेस को अगर आप मोटे मोटे तौर पे अगर पता करना है, तो आप ये देखो कि आप चीज़ों को जब आप अपनी मेहनत कर लेते हो, व्हाटएवर आप, जैसे आप एक बहुत ही फेमस, बहुत ही सक्सेसफुल पॉडकास्ट हो, तो जब आप अपना वर्क कर लेते हो, कंटेंट कर लेते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो, उसके बाद अगर कोई आपका नहीं वायरल हुआ, नहीं सक्सेसफुल हुआ, तो क्या आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो चीज़? करता है, बिल्कुल करता है। तो अगर आपको वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको हम स्ट्रेस का नाम दे सकते हैं। ओके। तो इसके लिए आप सॉल्यूशन भी सोचोगे कि क्या सॉल्यूशन है। बिल्कुल, बिल्कुल सोचेंगे। तो जैसे मैं अपने प्रोफेशन में बताती हूँ, मेरे पास भी काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं उसमें से 90-95 लोगों को सक्सेस रेट पे ले जाती हूँ। उसमें से 5-7 मे बी 10% भी होता है कि कोई लोग नहीं कर पा रहे, या कोई ना कोई किसी वजह से वो फेल हो जाते हैं, नहीं उनको मैं जो उनके गोल्स होते हैं मैं वहां तक नहीं पहुंचा पाई। तो पहले जब मैंने स्टार्टिंग में, मैं उसका बहुत स्ट्रेस लेती थी कि मैं क्यों नहीं इनका, मैं इतने अच्छे से इनका नहीं मैं कर पाई, मैं इनको सॉल्यूशन में, मैं अपने में डाउट ढूंढती रहती थी कि शायद मैं नहीं ठीक से कर पाई। तो मुझे बहुत रात तक, मुझे कभी कभी नींद भी नहीं आती थी जब मैं सोचती थी ये बात को। पर फिर मैंने अपने आप में ही सॉल्यूशन ढूंढा कि आई एम नॉट गॉड। मैं जो अपना काम अगर अच्छे से कर रही हूँ, तो मुझे एंड ऑफ द डे लेट गो करना पड़ेगा। ओके। तो लेट गो एक बहुत अच्छा टर्म है कि आप अपना, हम वरना सोच लेते हैं कि वी डिजर्व द बेस्ट। अगर हम ही बेस्ट डिजर्व करेंगे, दुनिया में हजारों लोग हैं, सभी अपने आप को बेस्ट ही कहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने आप को, वी कांट डिजर्व फॉर द बेस्ट। इवन कृष्णा ने भी गीता में बोला है, फल कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। तो हमें अपना, जितना हम अपना 100% दे सके उतना दें, एंड रेस्ट, लीव इट एंड लेट गो, एंड जस्ट मेडिटेट ऑन द थॉट कि उसको अपने आप वो ठीक हो जाएगा। फिर मैं अब वही प्रे करती हूँ, जो नहीं मेरे से ठीक हो पाता, बस मैं उसके लिए यही प्रे करती हूँ कि भगवान उसको किसी ना किसी तरह से ठीक कर देना। So that's best possible I can do. मैम, अक्सर बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं आजकल, इंटरनेट पे भी बहुत वायरल होते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत लोग बताते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, प्रोबायोटिक जो होते हैं,
तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कितना अच्छा है हमारे लिए? प्रोबायोटिक तो हमारे सारे खाने में होता है। इंडियन खाने में हमारे अचार रहते थे, हाँ। कांजी रहती है, इडली डोसा रहता है। हाँ। तो ये सारे प्रोबायोटिक्स ही हैं। क्यों वो डिब्बियों पे क्यों पैसे खर्च करने हैं जो हमारा गट और ज़्यादा खराब करेगा। ओके। प्रोबायोटिक है क्या? वो एक गुड बैक्टीरिया को क्रिएट करने के लिए है, जिसके लिए हमें प्रीबायोटिक चाहिए। प्रीबायोटिक होते हैं जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलते हैं। तो ओके। और फाइबर में हमारे जो गट को चाहिए, फाइबर चाहिए, फाइबर पे वे ग्रो करेंगे। तो फाइबर हमारे फ्रूट से मिल रहे हैं। हम फर्मेंटेड फूड वैसे भी हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बहुत हैं। हम्म। आज हमारे अचार हो गए, जैसे मैंने बताया, और जी। अपनी कांजी बना लीजिए, हम्म। कर्ड राइस बना लो, अपना डोसे इडली खा लो। तो ये सारे फर्मेंटेशन वैसी हम नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में होती ही हैं। तो हम्म। वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस मॉडर्न लाइफस्टाइल। ओके। तो क्या एक दो खाने को आप ये बताना चाहेंगे कि सबसे बेस्ट जो इजीली अवेलेबल हो जाए घर पे कहीं पे भी आप आराम से, ये एक फूड है जिसको आप प्रोबायोटिकली बना सकते हैं? तो बहुत इजीली जो हम बनाते हैं अचार, जैसे अदरक का अचार हो गया, कच्ची हल्दी, अदरक का, हम्म। हरी मिर्च का अचार बहुत घरों में सब में होता होगा। तो हम्म। उसको थोड़ी देर नमक लगा के रख दो तो हम्म। उसमें थोड़ा सा खट्टापन अपने आप ही आ जाता है। जी जी जी। ओके। हाँ, तो वो प्रोबायोटिक है। वो खाने से पहले जरा सा किसी को भी अगर इसकी कॉन्स्टिपेशन या फिर ब्लोटिंग या एसिडिटी किसी की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा खाने से पहले अदरक खा लीजिए, ये वाला आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इससे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट हो जाएगा, हमारी अग्नि एक्टिवेट हो जानी है। और ओके। ये आपका बिल्कुल ही रेडी, सिर्फ आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको कोई टाइम नहीं लगता। ओके। जो आजकल पैकेजिंग वाली दही आती है, ठीक है, हम्म। और जब हम घर पे बनाते हैं, तो हम्म। पैकेजिंग वाली दही रियल में ये अच्छी प्रोबायोटिक मानी जाती है? दही अच्छी प्रोबायोटिक है, पर दही में सिर्फ एक दो स्ट्रेन्स होते हैं प्रोबायोटिक के, और दही को इतना ऊपर रखा गया है। बाकी जो राइस जो कांजी बनती है, या चावल की कांजी बना लो, या चुकंदर की कांजी बना लो, लाल गाजर, इसमें ज़्यादा स्ट्रेन्स हैं। अच्छा। हाँ, तो हम आजकल बहुत ही ज़्यादा दही दही करने लग गए हैं। इनफैक्ट आप पता ही नहीं चलता दही में दूध है कि पाउडर है। हाँ, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। हाँ, तो ओके। आजकल मॉक पनीर आने लग गया है, तो ये पता ही नहीं चल रहा डेयरी। इसीलिए मैंने तो डेयरी अवॉइड करनी शुरू कर दी है, क्योंकि जब मैंने देखा डेयरी छोड़ के मेरी ब्लोटिंग कम हुई। मुझे भी बहुत सालों से, बचपन से ब्लोटिंग की प्रॉब्लम थी, पर जब मैंने ये छोड़ा, डेयरी छोड़ा, तो मेरी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। ओके। क्योंकि दूध दूध ही नहीं रहा है, तो हम क्या उसमें प्रॉपर्टीज सोचेंगे कि इसमें प्रॉपर्टीज है दूध की या नहीं। ओके। अच्छा मैम, थोड़ा सा एक मेरे को और मैप दीजिए कि सुबह उठ के एक जो आदर्श जिसे बोलते हैं ना, कि एक आदर्श जो लाइफ स्टाइल होता है जिससे आपकी गट हमेशा अच्छी रहेगी, वो क्या होगी? आपको सुबह उठने से सोने के बीच में जो प्रोसेस होते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि जिसको आसानी से एक छोटा सा एक टिप्स जो है प्रोसेस लोगों को मिल जाए जो कि उनको हेल्प करे उनकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में। वो तो नहीं, मैं चलो आपको अपना रूटीन जी बनाती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपना 1 लीटर पानी पीती हूँ, और फिर उसके बाद मेडिटेशन पे बैठ जाती हूँ घंटा। उसके बाद मैं अपना फिटनेस पे निकल जाती हूँ। मैं अपना घंटा 1.5 घंटा फिटनेस करती हूँ। आके मैं अपना नहा धो के अपना फ्रूट लेती हूँ। और कभी मुझे भूख नहीं होती, वैसे मॉर्निंग में अगर भूख होती है तो मैं पोहा, चीला या इडली में से कोई ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। अगर नहीं भूख होती तो फिर मैं जल्दी 12-1 बजे अपना खाना पूरा लंच लेती हूँ, जिसमें रोटी रहती है, सब्जी, जो भी अपना लोकल जी। सीजनल घिया, तोरी, दाल, सब्जी, और ऐसे करके मेरा एक लंच रहता है। फिर 4 बजे के करीब मुझे कभी कॉफ़ी का रहता है तो कॉफ़ी पी लेती हूँ, वरना अपना सौंफ, अजवाइन, धनिया का पानी लेती हूँ उस टाइम पे 4 ओके। बजे। और फिर मेरा डिनर 7 बजे रहता है। 7 बजे मेरा डिनर भूख पे डिपेंड करता है, कभी मैं सूप भी पी लेती हूँ, खिचड़ी भी खा लेती हूँ, और फैमिली के साथ बैठी हूँ तो हमारे टिपिकल इंडियन फूड बनता है, तो अपना जो भी अपना दाल सब्जी जो रहती है। जी तो मैं कोई ऐसे नहीं है कि कोई डिफरेंट स्पेशल फूड जी। बनाती हूँ या कुछ है। हमारा अगर गट ठीक रहता है तो हर चीज़ ठीक रह जाती है। मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ कि गट ठीक है तो लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाएगा। ओके। तो ये मेरा एक रूटीन रहता है, जिसमें मैं अपना दो सब्जियां जरूर रखती हूँ, 2 फ्रूट्स जरूर रखती हूँ, हम्म। और अपना पानी की मात्रा ठीक रखती हूँ, और मैं 10 बजे अपना सोने चली जाती हूँ। ओके। अच्छा, कुछ लोगों को ये नींद का भी जो प्रॉब्लम होता है कि सोते नहीं है किस तरीके से, उसके पीछे भी थोड़ा गट का वो रहता है?
तो जो नींद लेट सोना है, जैसे आयुर्वेदा में लिखा है 10 बजे से 2 बजे तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो खाना पाचन शक्ति अपनी शुरू कर देता है रात में। और वो टाइम कभी-कभी लोग जागते वक्त निकाल लेते हैं। ओके। और फिर उनको एक मॉक हंगर बोलते हैं कि उसको एक लगता है कि मुझे भूख लग रही है और तब पेट पर अपनी चर्निंग कर रहा होता है, काम कर रहा होता है और उनको समझ नहीं आता और उनको वो भूख का नाम समझ के और फिर रात को मंचिंग शुरू हो जाती है। और आपने देखा होगा रात को मंचिंग फ्रूट्स की नहीं होती है, चिप्स की या जंक की होती है। तब आपका एक हंगर हार्मोन जाग जाता है। तो इसीलिए बेटर है कि अगर आप 11 बजे से पहले सो जाएं और सूर्य उदय के टाइम अपना जाग जाएं, तो उससे आपका सर्केडियम रिदम भी आपका सेट हो जाएगा और आपका मेटाबॉलिज्म आपका सनराइज के साथ बढ़ता है, सनसेट के साथ आपका खत्म हो जाता है। उसके रिदम के साथ हमारी रिदम खत्म हो गई है, हम एक उसमें चल ही नहीं रहे, सिंक्रोनाइज में नहीं चल रहे हैं, अलाइनमेंट नहीं रख पा रहे हैं और हम इधर उधर अपना हो जाते हैं। लाइफ बहुत सिंपल है। बिल्कुल। आपका जो जितना भी एक्सपीरियंस है या जो भी आपने फेस किया है या लोगों की लाइफ में जो भी चेंजिंग आ रहा है, और मैंने आपसे जब हमारी बात होती है आपने बोला कि आप एक बुक भी उस पर लिख रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या बुक है, उसमें क्या है, हमको क्या सीखने को मिलेगा उस बुक से? मैं ना बहुत देर से सोच रही थी कि मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट कर ली हैं। तो मैं जब किसी से बात करती हूँ, जैसे मैं सोशलाइज़ भी हूँ, तो मैं पार्टीज़ पे जाती हूँ, तो मेरी फ्रेंड पूछ लेती है कि ट्विंकल मुझे डाइट दे दे, मुझे पतला होना है, मुझे एसिडिटी है। वो चलते-फिरते मुझसे बात करने लग जाती हैं और मेरे से सोचती हैं कि मैं रातों रात उनको कुछ मैजिकल पिल दे दूँगी। तो मैं वो सब चीज़ों को मैंने जो अपनी नॉलेज पिछले 30 ईयर्स से मैंने गेन करी है, तो मैं उसको अपनी बुक में कंपाइल करी है, जिसमें प्रैक्टिकल टूल्स होंगे कि आप अपनी हीलिंग कैसे बिगनर लेवल से स्टार्ट करें और कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच पे उसको प्रोसेस करें, कैसे उस पर प्रोग्रेस करें। उसमें सारा कुछ आपकी जर्नी आप अच्छे से ट्रैक भी कर सकोगे, उस पर प्रोग्रेस भी कर सकोगे। कहीं पे आपको अप एंड डाउन आएंगे, सारी उसमें प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा गया है, जो मैंने अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स उसमें बताए गए हैं। हर चीज़ मैंने बिल्कुल इस सिंप्लीफाइड तरीके से, जैसे मैंने अपनी लाइफ को सारा उसमें एक ऑथेंटिक लेवल से उस पर परो के आप लोगों को रिप्रेजेंट करने की मेरी वो है। और मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई ये नहीं है कि मैंने इंग्लिश में MA करा है कि कुछ, मैं बहुत ही ज़्यादा बट एक मेरा बहुत ही तमन्ना थी। अब मैं 50 ईयर्स की हो रही हूँ, तो मुझे था कि मैं 50 ईयर्स से पहले अपनी लाइफ को एक कंपाइल करके और जो मैंने विजडम गेन करी है, जैसे कहते हैं कि जाने वक्त हमें खाली हाथ जाना है, सो मैं अपने नॉलेज से भी खाली करना चाहती हूँ कि जो मैंने विजडम गेन करी है वो मैं सबको बांट सकूं और सिंप्लीफाई तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से और बिना किसी कंफ्यूजन के। और बताइए क्या क्या नाम होगा बुक का, कब अवेलेबल हो पाएगी? तो ये बुक अभी मेरा प्रोसेस चल रही है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये अगस्त में आपको मिल जाएगी। तो आप अपना इंटरेस्ट है तो आप मुझे बताइएगा, आप मुझे रीच आउट करिए, आई विल सेंड यू अ स्पेशल कॉपीज। एंड इस बुक का नाम अवेकन द हीलर विद इन है। दिस इज इट हैज स्पिरिचुअल पाथ ऑल्सो एंड फिजिकल पार्ट एंड इमोशनल बेनिफिट, सारा इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। जो भी एक नॉर्मल इंसान फील करता है, महसूस कर रहा है, जो लाइफ में अपने बातें नहीं कर पाता है, बट एक मैं उस बुक के जरिए सब तक पहुंचाना चाह रही हूँ। किसी को मेंटल हेल्थ पे बात कर में शर्म आ रही है, या किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को, या लेडीज को अपने पीरियड्स को रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हर चीज को मैंने उसमें एड्रेस करने की कोशिश करी है और उसको आपको सॉल्यूशंस दिए हैं। मैम कुछ चैट जीपीटी से मैंने पूछा कुछ मिथ्स बताओ गट हेल्थ के रिगार्डिंग या आपके डाइजेशन सिस्टम के रिगार्डिंग, तो उन्होंने कुछ मिथ्स मेरे को बताए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो फैक्ट है कि मिथ्स है। जो पुअर गट हेल्थ है वो केवल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ही अफेक्ट करता है, किसी और चीज़ को नहीं, ये मिथ है कि फैक्ट है? दिस इज अ मिथ। ये हमारा इम्यूनिटी को इफेक्ट कर रहा है, हमारा ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, हमारा डाइजेशन के अलावा हमारी बॉडी में इतना सब चीज़ें हैं। इवन एवरी डिजीज स्टार्ट्स विद योर गट, चाहे आपकी कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड हो, डायबिटीज हो, एवरीथिंग इट्स इम्पैक्टिंग। आपको अगर अपने गट को हेल्दी रखना है तो आपको अच्छे एक्सपेंसिव जो सप्लीमेंट आते हैं प्रोबायोटिक के, वो खाना जरूरी है। मिथ है कि फैक्ट है? दैट्स ऑल्सो मिथ। हमारे होममेड प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे हम बना सकते हैं और वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे गट को।
जो योगार्ट होता है, मतलब जो हमारी वो दही होती है, ये सबसे अच्छा प्रोबायोटिक फूड होता है, ये मिथ है कि फैक्ट है? योगर्ट से बेटर भी बहुत सारे हमारे प्रोबायोटिक्स हैं। ओके, लाइक मैम नाम? वो कांजी जैसा आपने बोला। कांजी कांजी मैंने बताया। हाँ। ओके, ओके। ऐसा कोई है कि जो एक प्रोबायोटिक फूड है वो सबके लिए सेम काम करे, ऐसा पॉसिबल होता है? हमारा प्रोबायोटिक, जैसे आप अगर छोले भटूरे खा रहे हो जी और छोले भटूरे के साथ क्या दे रहे हैं, वो आपको प्याज दे रहे हैं। जी जी। वो प्याज भी प्रोबायोटिक है। ओके। उसमें लाइव एंजाइम्स हैं, जिसमें भी लाइव एंजाइम्स हैं जो खराब हो जाएगी चीज, जी। वो प्रोबायोटिक ही है। ओके। गट हेल्थ ओवरनाइट ठीक हो सकती है, मिथ्स है कि फैक्ट है? ये तो आप सबको, ऑडियंस को पता ही होगा। दिस इज टोटल मिथ। ओके। एंटीबायोटिक जो हम लोग लेते हैं अक्सर, वह केवल बैड बैक्टीरिया को ही किल करता है, ये मिथ है कि फैक्ट है? दिस इज अगेन अ मिथ। वो सारे बैक्टीरिया को खत्म करेगा, गुड और बैड दोनों को। और जब आप एंटीबायोटिक खाते हो तो 2 बारी आपको रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, एक बारी डिजीज से, एक बारी दोबारा से सारे बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने से। सो प्लीज बी वेयर बिफोर यू स्टार्ट योर एंटीबायोटिक। एकदम इमीडिएटली मत स्टार्ट करो। ओके। अगर आप हेल्दी खाते हैं तो आपकी जो गट हेल्थ है वो कोई मैटर नहीं करती है, मिथ है कि फैक्ट है? आपकी गट हेल्थ सिर्फ खाने पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी मेंटल वेलबींग और स्ट्रेस पे भी। अगर आप स्ट्रेसफुल खाओगे तो आपका खाना भी डाइजेस्ट नहीं होएगा, चाहे हेल्दी हो। चाहे अनहेल्दी हो। ओके। एक आखिर में जाते जाते, वो लोग जो हमें फिलहाल सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होंगे जो कि ट्विंकल मैम से मिलना चाहते होंगे, उनसे कंसल्ट करना चाहते होंगे, या उनकी भी बहुत सारी ऐसी, पता नहीं होगा उनको स्ट्रेस है कि नहीं है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो अगर वो लोग ट्विंकल मैम से मिलना चाहते हैं या उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे? तो आप, मेरा वहाँ पे लिंक है अपना, आप जी। मुझे रीच आउट करिए। तो ओके। आपको मैं 1-to-1 कंसल्टेशंस देती हूँ। ओके। तो आप, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स को समझना है तो ही मैं आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन देना श्योर श्योर चाहूँगी। श्योर श्योर। सो जितना पर्सनलाइज और कस्टमाइज होएगा उतना ही जल्दी इफेक्टिव होएगा। सो यू कैन रीच आउट टू माय नंबर एंड आई विल, वी कैन फिक्स अपॉइंटमेंट 1-to-1। ओके। सोशल मीडिया पे एसएमएस किए तो उससे भी आप? हाँ जी, डीएम करिएगा आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। सो आई विल रीच आउट। श्योर। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकुश जी, आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब लोगों तक ये नॉलेज पहुंचेगी जी। और लोग, आप सब ठीक बिल्कुल। कर पाएंगे अपनी हेल्थ। एंड विश यू गेट वेल सून माय फ्रेंड्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।